हेलो, नमस्ते। ये वीडियो है आज इम्यूनिटी के बारे में। आयुर्वेदा के माध्यम से हम कैसे अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं, उसे कैसे बैलेंस करके रख सकते हैं और किस तरह से हम कौन सी चीज़ों को थोड़ा-सा हम अपने लाइफ़स्टाइल से दूर रख सकते हैं ताकि हमारी जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो एक लेवल तक रहे। तो अभी सीज़नल चेंजेस है काफ़ी, कभी बरसात हो रही है, कभी धूप आ रही है, कभी उसकी वजह से बहुत तेज़ बुखार या फिर रैशेज़ या स्टमक अपसेट ये देखा जा रहा है पिछले 2-3 सालों से क्लाइमेट चेंज की वजह से। ऋतुओं में जो बदल आता है या सीज़नल चेंजेस जो आते हैं वो रेगुलर नहीं हो रहे हैं। तो इन इर्रेगुलर सीज़नल चेंजेस की वजह से हमारे शरीर में काफ़ी चेंजेस आते हैं और हमारा शरीर कई बार कोप अप कर सकता है, कई बार नहीं कर सकता है। तो इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी को समझने के लिए पहले समझना होगा कि डिज़ीज़ क्या है। तो डिज़ीज़ का ओरिजिन जो होता है वो शरीर में जो होता है वो 2 कारणों से होता है। एक तो इंटरनल रीज़न जो निज कहते हैं, मतलब अपने खुद के कुछ गलत आहार-विहार, रहन-सहन, खान-पान इनकी वजह से, डायटरी लाइफ़स्टाइल जो इम्बैलेंसेस की वजह से हमारे शरीर में कुछ ऐसे टॉक्सिन्स फ़ॉर्म हो जाते हैं जिसे कहते हैं आम। तो आम विष के स्वरूप होता है, मतलब इट इज़ पॉइज़नस या फिर इतना फर्टाइल बेस हो जाता है जिसके ऊपर थोड़ा भी कुछ एक्सटर्नल वेक्टर्स अगर इफ़ेक्ट करते हैं या खुद ही अपने खुद के इम्बैलेंसेस की वजह से हमारे शरीर में जो दोष है, जो धातु है, जो मल है, तो उनमें इम्बैलेंसेस होने की वजह से रोग उत्पन्न होते हैं। एक और होता है जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, जो एक्सटर्नल वेक्टर्स है, जो जर्म्स है, बैक्टीरिया है, वायरसेस है, एक्सीडेंट्स है या फिर इंजरी है, इनकी वजह से भी कई बार रोग उत्पन्न होते हैं। तो ये व्याधि क्षमत्व जो है वो है इम्यूनिटी। रोग प्रतिरोधक शक्ति। तो रोग प्रतिरोधक शक्ति तो एक हमें मिलती है जो हम बचपन जन्मजात जो रहती है। रोग प्रतिरोधक शक्ति हमारे माता के गर्भाशय में जब हमारा पालन-पोषण होता है, तो हमारे माता और पिता के दोनों के जो जेनेटिक हेल्थ है, दोनों में जो जीन्स है या दोनों के जो आहार-विहार, स्वभाव, मानसिक अवस्था, इन सब के कारण वो जो गर्भ है, उसका जो पोषण होता है या उसका जो नरिशमेंट होता है वो इफ़ेक्ट होता है। तो 9 महीने का जो गर्भिणी परिचर्या है, इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा इसे महत्वपूर्ण कहते हैं कि हेल्दी चाइल्ड के लिए एक हेल्दी 9 मंथ्स का जो पीरियड रहता है, जो गर्भधारणा रहता है, जो यूट्रस में उसका ग्रोथ होता है, तो ये 9 मंथ्स का जो पीरियड है, ये हेल्दी रहना चाहिए ताकि मदर एंड चाइल्ड का हेल्थ बैलेंस रहे। तो मदर चाइल्ड का हेल्थ जब बैलेंस रहता है, तो चाइल्ड की इम्यूनिटी, मदर की इम्यूनिटी दोनों भी ऑप्टिमम रहती है। और आफ्टर डिलीवरी जब बेबी का डिलीवरी होके बेबी जब बाहर आता है, तो ब्रेस्ट मिल्क के माध्यम से भी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति की जो तत्व है या जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो ट्रांसफ़र होते हैं। तो इससे भी इम्यूनिटी बच्चे की काफ़ी हद तक मज़बूत होती है, जो हमें 30-35 इयर्स तक नरिश करती रहती है। तो ये ब्रेस्ट मिल्क का जो 2 साल का एक फीडिंग का ऑप्टिमाइज़ेशन है, ये बहुत ज़रूरी है। फिर उसका जो लेटर ऑन जब उसे हेल्दी डाइट देते हैं हम बच्चों को, तो उस हिसाब से कौन से एज में कौन-सा डाइट इम्पोर्टेंट है, वो ज़रूरी है। एक और है जो निज आता है कि वही एज में कौन से एज में कौन-सा डाइट लेना है। अगर बहुत छोटे बच्चे में ही 5 साल के बच्चे में ही अगर जंक फूड खिलाना शुरू कर देते हैं या बहुत हेवी डाइट देना शुरू कर देते हैं, तो उसका लिवर थोड़ा-सा इम्बैलेंस हो जाता है। इम्बैलेंस हो जाने की वजह से उसके शरीर में ऑटोमैटिकली जो टॉक्सिन का जो रिमूवल है, जो शरीर में जो हमारी जो इन्नेट जो इंटेलिजेंस है, उससे जो स्वाभाविक रूप से जो मल का निष्कासन होना होता है, वो कहीं न कहीं डिसबैलेंस्ड हो जाता है। तो इस वजह से अभी देखा जाता है कि लेटेस्ट जनरेशन में जो नए नवजात शिशु हैं या फिर जो न्यूबॉर्न बेबीज़ में या फिर टॉडलर्स में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इम्बैलेंसेस का होना बहुत ज़्यादा परसेंटेज में बढ़ गया है। वो ओबेसिटी हो सकता है, वो ब्लड डिज़ीज़ेज़ हो सकती हैं, वो स्किन डिज़ीज़ेज़ हो सकती है। कहीं न कहीं डाइट एंड लाइफ़स्टाइल ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट एक काम करते हैं, तो आज इसी के बारे में थोड़ा और जानेंगे। तो इम्यूनिटी से क्या-क्या हम अफ़ेक्ट करते हैं? अगर बैलेंस्ड इम्यूनिटी है, अगर हमारे ऑल थ्रू द ईयर अगर हम ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं हमारे मेडिसिन्स पे या हमारे मेडिकेशन या हॉस्पिटलाइज़ेशन इसके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं मॉनेटरीली, पैसे के माध्यम से या टाइम के माध्यम से या मानसिक इमोशंस के माध्यम से, तो हमारा वर्क अफ़ेक्ट नहीं होता है, हमारा लाइफ़स्टाइल बैलेंस्ड रहता है, हमारी मेंटल वेल-बीइंग अच्छी रहती है और ये एक लेवल पे पॉपुलेशन और पॉल्यूशन के कंट्रोल में भी काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है।
तो इन छोटे ऐसे इम्यूनिटी के छोटे पॉइंट्स से भी हम एक बहुत बड़े लेवल तक एक रिपल इफेक्ट के माध्यम से हम लोग उस पे एक कहीं ना कहीं काम कर सकते हैं। तो चले आते हैं कि फिर से इम्यूनिटी कहाँ पे बैलेंस हम कर सकते हैं। तो हम मानसिक रूप से भी इम्यूनिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मन है, हमारा जो कॉन्शियस है, जो माइंड है, ये हमारे वेलनेस को अफेक्ट करता है। तो हमारे मन के 3 टाइप्स है, 3 टाइप्स हैं, सत्व, रज और तम। ये टाइप्स नहीं है, ये प्रत्येक मन में सत्व, सात्विक गुण, राजसिक और तामसिक दोष, ये 2 तरह के दोष होते हैं और एक सत्व का गुण होता है। सत्व गुण होता है जो लाइट है, जो हल्का है, जिसमें स्पिरिचुअलिटी की टेंडेंसी ज़्यादा है, जो क्रिएटिव है, जो हर चीज़ में एक बैलेंस्ड लुकआउट रखता है। बहुत जल्दी हंसना या बहुत जल्दी रोना या हर चीज़ में को बहुत जल्दी एक्शन लेना या बहुत लेजी रहना, ये नहीं होता है। हर चीज़ में एक काम, बैलेंस्ड, अच्छी क्रियाएं करना, वेल, गुड विल टुवर्ड्स अदर्स, ये स्पिरिचुअलिटी के पॉजिटिव इफेक्ट्स ये सत्व गुण में रहते हैं। ये रहने के वजह से शरीर में ऑटोमेटिकली एक लाघवता आता है, लघुत्व आता है। तो बहुत ज़्यादा खाना पीना या बहुत ज़्यादा सोना या हर किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा मोह रहना, ये गुण बिल्कुल सत्व में नहीं रहता। तो सत्व गुण के उत्कर्ष से हम हमारे जो अर्जेस है, हमारे जो डिज़ायर्स है, इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। जब राजसिक प्रवृत्ति आ जाती है तो उसमें ज़्यादा एक्शन लेने की टेंडेंसी आती है। तो हम राजस गुण बहुत ज़रूरी है, रजस गुण ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे शरीर में और मन में एक फोर्स लाता है टू डू एक्टिविटी। तो उसके बगैर जीना बहुत डिफिकल्ट है। यू हैव टू गो आउट, यू हैव टू वर्क, यू हैव टू अर्न योर लाइवलीहुड। हमारा जो दैनंदिन जो कार्य है उसके उससे हमें उपार्जना करके हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसे मेंटेन करनी होती है। तो ये रजस गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब ये एक बैलेंस के बाहर चला जाता है, इम्बैलेंस्ड हो जाता है, तो उसमें ईगो, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तामसिक गुण जो है, तामसिक दोष जो है, ये होता है जो हमारे शरीर को या मन को शांतता देती है। तो तमः गुण का मेजरली टाइम या कालावधि है रात्रि में। तो रात में अगर जो सोता है इंसान, अच्छी नींद आती है, उसका तमस गुण बैलेंस रहता है। लेकिन जो रात में भी सोता है, दिन में भी सोता है, या फिर वो तामसिक गुण के प्रधान वाले आहार विहार का सेवन करता है, जैसे रजस गुण करता है, रजसिक गुण के आहार विहार होते हैं, जो स्पाइसेस, चिलीज, गार्लिक का ज़्यादा सेवन, कॉफ़ी का ज़्यादा सेवन, चॉकलेट का ज़्यादा सेवन। तामसिक गुण के आहार है जो हैवी फूड्स है, पिज़्ज़ाज़, बर्गर्स, चीज़, बहुत अधिक मात्रा में, क्योंकि इंडिया के क्लाइमेट में, इंडियन जो वातावरण है, भारतीय वातावरण है, इसमें बहुत हैवी डाइट अगर लिया जाता है। अगर आप नॉर्थ में कहीं रहते हो जहाँ पे बहुत ठंडक है, वहाँ पे आप हैवी डाइट लेते हो तो वो डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटका, इन एरियाज़ में, केरला, इन एरियाज़ में, साउथ में, इन तरफ रहते हो, तो आजकल का जो डाइट देखा जाता है कि चीज़ की अधिक मात्रा, मैदे की चीज़ों की अधिक मात्रा, जंक फूड में पोटैटोज़ की अधिक मात्रा, ये सारे तामसिक गुणवर्धक है। तो तमस गुण का बढ़ने की वजह से शरीर में एक लेथार्जी आ जाता है, आलस्य आ जाता है, सोच में आलस्य आ जाता है, और शरीर में, क्योंकि ये तमस गुण बढ़ने से डाइजेस्टिव फायर हैम्पर हो जाता है, कम हो जाता है, शरीर में से टॉक्सिन्स ठीक से निकलते नहीं हैं। टॉक्सिन ना निकलने की वजह से उनके शरीर में लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है। फिर ऑटोइम्यून डिजीजेज है, स्किन डिजीजेज है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये सारे गलत आहार विहार के कारण की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स, एंड ऑफ कोर्स ओबेसिटी, डायबिटीज़, ये सारे हैं ही, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, पीसीओडी, ये मेजरली कहीं ना कहीं हमारे डाइट लाइफस्टाइल के ऊपर से देखा जाता है कि इन्फ्लुएंस्ड होता है। और तामसिक डाइट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैक्टर जो हमारे इम्यूनिटी को इन्फ्लुएंस करता है। तो अभी ये देखें कि हमारा गट हेल्थ क्या है, जहाँ पे मैं कह रही हूँ हमेशा कि टॉक्सिन रिमूवल, टॉक्सिन रिमूवल। टॉक्सिन रिमूवल कहाँ से होता है? शरीर में जो मल है उसे टॉक्सिन्स, हम लोग एक ऑन अ ब्रॉडर सेंस उसे टॉक्सिन कह सकते हैं, या फिर अच्छे क्वालिटी का मल टॉक्सिक नहीं रहता। लेकिन जब आप बैड क्वालिटी डाइट, बैड क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टाइल, बैड क्वालिटी ऑफ डाइजेशन, आपका डाइजेशन का क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो आपका टॉक्सिन का क्वालिटी या फिर मल का क्वालिटी भी टॉक्सिक हो जाएगा। तो ये गट हेल्थ क्या है? आपके आंत्र जो है, जो हमारे लघु आंत्र है, बृहद आंत्र है, जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, यहाँ पे मेजर अमाउंट ऑफ डाइजेशन होता है, पचन क्रिया होता है, जहाँ से शरीर में न्यूट्रिशियस जो एलिमेंट्स हैं वो अब्जॉर्ब होती है, जिससे धातुओं की वृद्धि होती है। रस, रक्त, मांस, मेद, ये हमारे 7 धातुज या टिश्यूज हैं।
तो उनकी वृद्धि होती है। तो यहाँ पे जब ये लघु आंत्र और बृहद आंत्र में जब काम होता रहता है इंटेस्टाइन्स में, तब अगर डाइजेशन की प्रक्रिया ठीक ना हो, अगर प्रॉपर एंजाइम्स ना आए, अगर अग्नि की वृद्धि प्रॉपर ना हो, तो ये हमारे न्यूट्रिशन लेवल को अफेक्ट करती है, क्योंकि टिश्यूज़ का फॉर्मेशन ठीक ठाक नहीं होता है। इसकी वजह से एक और होता है कि वहाँ पे बॉडी जानता है कि टिश्यूज़ का फॉर्मेशन ठीक ठाक नहीं हो रहा है, तो बॉडी का जो एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म है, जो शौच के माध्यम से, जो यूरिनेशन या स्टूल्स के माध्यम से या स्वेट के माध्यम से, 3 मेजर प्रकार के टॉक्सिन रिमूवल्स है हमारे, या टॉक्सिक वेस्ट रिमूवल है। तो ये एक्चुअली टॉक्सिक नहीं है, आई वुड करेक्ट, इट इज़ वेस्ट रिमूवल। तो ये वेस्ट रिमूवल जो है, ये 3 प्रकार के जो है स्टूल्स एंड यूरिन एंड स्वेट, इनका जो ऑटोमेटिक जो हमारे बॉडी का सिस्टम है, अगर डाइजेशन ठीक नहीं है, तो कहीं न कहीं इनमें अवरोध आ जाता है, कहीं न कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। तो इसकी वजह से पेट भारी हो जाता है, चर्बी जम जाती है, आलस्य आता है। तो ये गट हेल्थ जो है, ये हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है, कि हमारा ब्रेन या जिस तरह से हम सोच रहे हैं, हमारे मानसिक अवस्था में सत्व गुण अगर ज़्यादा है, तो टेंडेंसी है कि हम हल्का खाएँगे, कम खाएँगे, फलाहार ज़्यादा करेंगे, सात्विक अन्न खाएँगे, सोच समझ के खाएँगे। राजसिक है तो हम ज़्यादा स्पाइसी, ऑयली, फ्राइड ऐसी चीज़ें खाएँगे। तामसिक है तो हम ज़्यादा मीठा, दूध के पदार्थ, चीज़, मैदा जो स्टिकी रहते हैं, ऐसे आहार खाएँगे। तो इससे हमारे मानसिक हेल्थ के ऊपर बहुत इम्पोर्टेंट एक इफ़ेक्ट पड़ता है, कि आपका गट आपके ब्रेन को कंट्रोल करता है, आपका ब्रेन आपके गट को कंट्रोल करता है। इसकी वजह से काफ़ी मैक्सिमम केसेज़ में ही डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी या अगर ये प्रेग्नेंट वुमेन में ऐसे कंडीशंस है, तो बच्चे में एडीएचडी का डेवलप होना, या बच्चे में ऑटिस्टिक सिंड्रोम के डिसऑर्डर्स के स्पेक्ट्रम में वो कुछ साइंस सिम्टम्स दिखना, ये सारे काफ़ी सारा गट से ही रिलेटेड है। तो गट इज़ द न्यू हेल्थ, गट इज़ योर हेल्थ। आपका जो पेट है वही आपका मेजरली हेल्थ है। तो इंश्योर करना कि आपका गट हेल्दी है, इससे आपका इम्यूनिटी काफ़ी हद तक, आई थिंक पूरा ही इम्यूनिटी इसी के ऊपर बेस्ड है। सो हाउ टू रिचार्ज, अभी आ जाते हैं कि हम लोग रिचार्ज कैसे करें हमारे इम्यूनिटी को। सो इम्यूनिटी रिचार्ज में सबसे पहले जानना है कि रिचार्ज करने के लिए कहीं पे भी, किसी भी, अगर फॉर एग्जांपल अगर हमें एक दीवार को पेंट करना है, तो अगर पेंट करना है तो पहले उसे स्क्रैप ऑफ करना पड़ेगा। उसके उसके ऊपर जो पहले की परतें हैं उसको स्क्रैप ऑफ करना पड़ेगा, उसे पॉलिश करना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा। काफ़ी टेक्निकल टर्म्स मुझे पता नहीं है, लेकिन उसे जब तक हम घिसेंगे नहीं, पुराना कचरा जो है वो निकालेंगे नहीं, पुराना जो वेस्ट है या जो हमें नहीं चाहिए वो मैटर नहीं निकालेंगे, तो हम नया जो रंग डालेंगे, न्यू पेंट जो डालेंगे, नया उसके ऊपर कोट जो डालेंगे, वो चिपकेगा नहीं, वो भी निकल आएगा। सो मेडिसिन जो हम लोग लेते हैं, कि अगर कोई तकलीफ है, मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा है, बहुत सारे पेशेंट्स यही कहते हैं कि हम दवाई तो लिए जा रहे हैं, थोड़ा बहुत फ़ायदा हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में रिलीफ नहीं मिल रहा है, और बहुत लंबे अरसे तक दवाइयाँ चल रही हैं। सो व्हाट हैपेंस कि ऑन अ लॉन्ग बेसिस जब आप दवाइयाँ लेते रहते हो, वही हो रहा है कि अंदर का जो मैल है, अंदर का जो सिस्टम है, उसको हम लोगों ने ठीक से रिबूट नहीं किया है। समहाउ जोड़ा तप्पा बैंडेजेस लगा के, समहाउ ऑन अ कि ओवरऑल पिक्चर समहाउ चलता रहे, उसको समहाउ एक इम्बैलेंस्ड रूप से हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो अगर बैलेंस्ड रूप से आपको ठीक होना है, अगर आपको ट्रीटमेंट ठीक से लेना है, और डॉक्टर्स को भी ये जानना ज़रूरी है कि बैलेंस ट्रीटमेंट जब देना है, तो ज़रूरी है कि इंटरनल क्लेंजिंग हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है इंटरनल क्लेंजिंग के लिए लंघन। लंघन इज़ द आयुर्वेदा का एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही एक्सट्रीमली वैल्यूएबल एक इनपुट है, जिससे हम लोग शरीर में लाघवता या हल्कापन लाते हैं। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, जिसे हम लोग फास्टिंग से लाते हैं, जिसे हम लाइट आहार या लाइट मील से लाते हैं, गुनगुना पानी वार्म वाटर के इंटेक से लाते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन जो कर्म है, जो पंचकर्म जिसे डीप डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं, ये काफ़ी इलेबोरेट प्रोसीजर है। तो ये करने से काफ़ी सारा शरीर में हल्कापन आता है, लाघवता आता है। एक और टेक्नीक है जिसे हम लोग अगर धूप में, सनलाइट में खुद को एक्सपोज करते हैं, जो हेल्दी सनलाइट का टाइम है, मॉर्निंग अराउंड 8 to 10 के बीच में, फिर इवनिंग अराउंड 4 to 6 के बीच में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ किरण शरीर पे ना गिरे, लेकिन हमारा बॉडी वो हल्केपन से, वो सूरज की उष्णता से, ऊष्मा से हमारे शरीर में एक पचन प्रक्रिया होता है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो पांच भौतिक है। सूर्य का जो अग्नि है वो भी हमारे शरीर में ही है, बाहर का जो पार्थिव गुण है वो भी हमारे शरीर में, तो बाहर के जो पंच महाभूत है वो हमारे शरीर को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं।
तो ये लाघवता का जो है, ये हमारे शरीर को कहीं न कहीं हमारे डाइजेस्टिव फायर को इग्नाइट करता है। अगर डाइजेस्टिव फायर बैलेंस्ड है, बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ गया, बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव फायर बढ़ गया, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा पचन बहुत जल्दी हो रहा है, तो भी इम्बैलेंस्ड है। और अगर बहुत ही कम हो रहा है, भूख ही नहीं लग रही है, थोड़ा खाने से भी पेट फूल रहा है, तो भी इम्बैलेंस्ड है। तो बैलेंस्ड डाइजेस्टिव फायर मतलब एक टाइम के अनुसार आपके 3 घंटे या 4 घंटे या 6 घंटे आपकी प्रकृति के अनुसार आपको भूख लगनी चाहिए। दिन में 1 से 2 बार अच्छी तरह से आपका पेट साफ होना चाहिए। पेट साफ होने के बाद हल्कापन लगना चाहिए। लघुत्व बहुत इम्पोर्टेंट है कि पेट साफ हो जाने के बाद लगना चाहिए कि हाँ, अभी मैं हल्का महसूस कर रहा हूँ, मुझे अभी स्नान करने के बाद मुझे भूख लगेगी। तो ये जो सिस्टम है, बॉडी का जो सिस्टम है, इसे रिस्पेक्टफुली फॉलो करके इसे अगर हम लोग मेंटेन करते हैं, तो ये हमारी इम्यूनिटी को बहुत अच्छी तरह से रिचार्ज करता है। दिनचर्या और ऋतुचर्या करके 2 टेक्निक्स बताया है आयुर्वेदा में शास्त्र ने हमारे ऋषियों ने हमारे शास्त्र में बताया है कि जल्दी उठना, हाँ, अपना जो क्लेंजिंग रूटीन है, शौच जाना या फिर जिह्वा निर्लेखन, दंत मंजन, ये सारे जो रूटीन्स है ये करना। बहुत इम्पोर्टेंट है कि डेली बेसिस पे शौच जाना, लेकिन ऐसा ना करके कि 1.5 लीटर पानी पे आप फिर ही शौच जा रहे हैं। 1.5 लीटर्स टू 2 लीटर्स ऑफ वाटर ऑन एम्प्टी स्टमक एंड देन ओनली यू फील एन अर्ज टू गो, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। तो वो चीज़ें ना करना, जहाँ अगर ऐसा है कि हल्का सा गर्म पानी ले लिया है, हाफ ग्लास ऑफ वार्म वाटर, एंड देन थोड़ा सा संक्रमण या मॉर्निंग वॉक लेकर आके देन यू आर फीलिंग दैट यू कैन पास योर स्टूल्स, दैट इज स्टिल बेटर। तो इस हिसाब से डाइट और लाइफस्टाइल करना कि ताकि आपके पेट साफ हो जाने के बाद आपको एक्सरसाइज में जाना है। आपके जो योगा रूटीन है या आप जो डीप एक्सरसाइजेस करते हैं या जिम जाते हो, तो ये ज़रूर एंश्योर करना कि आपका पेट साफ हुआ है। क्योंकि ये जो स्टेप बाय स्टेप जो दिया है हमारे ऋषि मुनियों ने, ये बहुत सोच समझ के दिया है। तो पहले जब उठते हैं तो सुबह जो एनर्जी है या जो धीरे धीरे अग्नि की वृद्धि हो रही है, उसके ऊपर ही जब इमिजिएटली हम लोग पेट साफ ना करके ही जब एक्सरसाइज करते हैं या मॉर्निंग वॉक करते हैं या जिम करते हैं या योगा करते हैं, तो शरीर का मल निकला नहीं है। शरीर का जब मल निकलेगा, शरीर में लाघवता आएगी, तब आप एक्सरसाइज करोगे, तो फिर जाके शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया होगी। अगर शरीर में अगर ऑलरेडी टॉक्सिक या वेस्ट मैटर, टॉक्सिक तो नहीं बट वेस्ट मैटर एक्यूमुलेटेड है, वो नहीं निकल रहा है, तो इसे वेग अवरोध कहते हैं, मतलब किसी भी अर्ज को कंट्रोल करना। तो ये नॉन कंट्रोलेबल अर्जेस है, इन्हें कंट्रोल नहीं करना है, जैसे यूरिनेशन, डिफिकेशन या फिर शौच की प्रक्रिया, रोदन या रोने की प्रक्रिया। ये काफ़ी सारे जो अर्जेस है या डकार जो आता है, डकार को रोकना नहीं है, छींकें जो आती है, तो ये रोकना नहीं है। इसलिए सुबह उठकर कोशिश करना है कि पहले अगर आपका शौच क्रिया हो जाता है तो इट इज़ वेरी गुड, उसके बाद आप आपकी एक्सरसाइज रूटीन कीजिए। तो एक्सरसाइज रूटीन करने के बाद फिर आपको भूख जैसे लगती है, आपका टाइमिंग जो है, आपके एज, आपके वर्क सीजन के अकॉर्डिंग, आपके डाइटरी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपको खाना खाना है। दिन भर का आपका फिर कार्य करना है, जो भी काम है आपका करना है। शाम को आपको अनवाइंड करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है स्पेशली फीमेल्स के लिए, क्योंकि दिन भर काम करने के बाद फिर से शाम को आके बच्चों को देखना या घर का देखना या खाना पीना देखना, तो अनवाइंड या रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिलता। तो फीमेल्स आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होने की वजह से हार्मोनल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो रिलैक्स करने का ये मतलब नहीं कि आप कहीं जाके ड्रिंक करो या फिर कहीं पब में जाके डांस करो। रिलैक्स मतलब आपकी बॉडी और माइंड को थोड़ा सा आपको बैलेंस करना है। तो ये आप हेल्दी इंटरेक्शन अगर किसी पर्सन के साथ या किसी लाइब्रेरी में या क्लब में जाके आप इंटरेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे आपको पॉजिटिविटी मिल सके, आप शेयर कर सको, ताकि आपके माइंड को फूड फॉर थॉट भी मिले और कुछ एक्टिविटीज़ भी मिले जिसके आपके शरीर को रिलैक्स हो सके, या सिंगिंग क्लासेस, डांस क्लासेस, इवनिंग लाइट योगा, ये सारे एक्टिविटीज़ करने से माइंड रिलैक्स होता है, सात्विक गुण की वृद्धि होती है, सत्व गुण का वृद्धि होती है, और इससे हम रात्रि की जो रात्रि का जो परिचर्या है या जो नाइट रूटीन है, उसे धीरे धीरे बॉडी एक्लिमेटाइज होता है। तब आप आहार लीजिए, हल्का आहार लीजिए, उसके बाद आप निद्रा के लिए रेडी हो जाइए कि बॉडी को अभी तमोगुण में जाना है। तो स्लोली स्टेप बाय स्टेप बॉडी को मॉर्निंग रूटीन से उठकर फिर वर्क की तरफ, रजस गुण की तरफ मोड़कर फिर उसे थोड़ा सा सात्विक गुण की तरफ मोड़कर फिर तामस गुण में ले आना, ताकि निद्रा अच्छी हो, ताकि द नेक्स्ट डे अगेन बॉडी में जो साइकिल है वो स्टार्ट हो सके। तो ये डे टू डे जो साइकिल है, इतना डिटेल में अगर पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप अवेयर हो जाइए। इतना भी ज़रूरी है कि
अगर आपको पता है कि आपका शरीर कैसा है, आप सोच रहे हो आपके शरीर में, आप सोच समझ के खाना खा रहे हो, आप जो भी खा रहे हो, अगर ऑप्शंस नहीं है तो जो भी है आपके सामने उसको आप मन से श्रद्धा पूर्वक फेथ रख के अगर आप खाना खा रहे हो, अगर आपके कार्य में आपका फेथ है, आपका इंटरेस्ट है, आप स्टडी हो, धीर धैर्य, ये गुणों का अगर हम विद अवेयरनेस सचेतन होकर अगर कॉन्शियसनेस के साथ उसको फोकस करें, तो ये हमारी इम्यूनिटी पर, मेंटल हेल्थ पे, मेंटल वेलनेस पे बहुत लॉन्ग टर्म में। तो हम लोग अभी देख रहे हैं कि हर्ब्स के बारे में कैसे हर्ब्स कैसे हमारी इम्यूनिटी को इफ़ेक्ट करें। तो सबसे पहला है कि आमलकी। आमलकी बहुत इम्पोर्टेंट है। आमलकी से हम लोग पित्त के ऊपर काम कर सकते हैं, आमलकी से हम लोग लिवर के ऊपर काम कर सकते हैं। बेसिकली शरीर में डिटॉक्स मैकेनिज़्म के लिए आमलकी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं या उसका पाउडर आप ले सकते हो रात को, या उसको भिगोकर सोक करके नेक्स्ट डे मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक ले सकते हो। तो इस तरह से आंवले के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं। ये काम करता है सत्व गुण के ऊपर, आपके रजोगुण के ऊपर भी काम करता है। तुलसी है जो आपके सत्व गुण के ऊपर ज़्यादा काम करता है, तो तुलसी बहुत इफ़ेक्टिव है क्योंकि ये शरीर में जो हमारे सत्व गुण का उत्कर्ष करता है। इसीलिए हम लोग पूजा में, पाठ में, हिंदूज़ हम लोग यूज़ करते हैं तुलसी को ज़्यादातर। या फिर सुबह उठकर जो लेडीज़ तुलसी के पेड़ के आस-पास जो चक्रमण लगाती है, उसकी पूजन करती है, उसको पानी देती है, क्योंकि वो प्राण वायु वहाँ के ऑक्सीजन लेवल्स को बढ़ाता है और हमारे शरीर में इनटेक के बाद भी हमारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को कम करता है, हमारी श्वसन प्रक्रिया को इम्प्रूव करता है, हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। तो सत्व गुण के जो स्थान है, हृदय है, उसके ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट है तुलसी का। गुरुची जो है इसे बहुत अमूल्य रसायन कहा है, क्योंकि इसका जो इफेक्ट है ये बहुत डीप जाके हमारे बॉडी के कोशिकाओं में, सेल्स में जाकर डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया अच्छी तरह से करता है। जो ज्वर के कारण होते हैं, जो रीजंस, फीवर के जो कॉजेज होते हैं, उस पर बहुत अच्छा इसका कार्य है। जो ऑटोइम्यून डिजीजेज हैं उस पर थोड़ा सा इसको अगर सावधानी से लेते हैं उस पर बहुत इफेक्टिव है। थोड़े एलर्जिक कंडीशंस पे बहुत अच्छा इफेक्ट है, ब्लड डिटॉक्सिफिकेशन पे बहुत अच्छा इफेक्ट है। तो ऑन अ मल्टीपल लेवल गुरुजी बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि इसका जो मेन है कि ये तिक्त रसात्मक है, तीतापन लाता है। तीतापन लाने से रक्त में या ब्लड में जो टॉक्सिक मैटर है या अनडाइजेस्टेड मैटर है या जो अशुद्धियाँ हैं उसको शुद्ध करने में, उनको वेस्ट मैटर के माध्यम से निकालने में हेल्प करता है। अश्वगंधा नर्वाइन टॉनिक है, नर्व्स के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, ब्रेन के ऊपर काम करता है। रजस गुण थोड़ा सा बढ़ाता है, अगर तमसिक गुण ज़्यादा है, तमस गुण ज़्यादा है, तो अश्वगंधा देने से इसमें दौर्बल्य जाता है, इसमें बुद्धि की क्षमता बढ़ती है, कैपेसिटी टू रिटेन मेमोरी की क्षमता बढ़ती है, मसल फैट इसका बैलेंस अच्छा होता है, पीसीओडी में अच्छा काम करता है। हमारे जो अत्यधिक ब्रेन वर्क की वजह से जो मेमोरी लॉस या फिर थोड़ा सा ओवर स्ट्रेन होता है ब्रेन में, तो उसके थिंकिंग में उसके ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। नेक्स्ट इज त्रिफला। तो त्रिफला क्यों मैंने ऐड किया है, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन ज़रूरी है। तो हफ्ते में एक बार, वंस इन अ वीक अगर आप त्रिफला लेते हो, डेली लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका डाइट लाइफस्टाइल बैलेंस्ड है तो आपको डेली लेने की ज़रूरत नहीं है। वंस इन अ वीक अगर आप त्रिफला का इंटेक करते हो, या फिर आप त्रिफला सोक करके नेक्स्ट डे मॉर्निंग लेते हो या रात को लेते हो, विच एवर फॉर्म में दैट इज एडवाइज्ड बाय और आयुर्वेदिक फिजिशियन, आपके प्रकृति के अनुसार, आपकी लाइफस्टाइल के अनुसार, जो आपके वैद्य आपको एडवाइस करते हो, उस हिसाब से आप ये सारे हर्ब्स का कंजम्पशन करते हो, तो इससे आपका डिटॉक्सिफिकेशन होता है। सो त्रिफला क्या करता है, मैल को थोड़ा सा साफ करता है, शरीर में हल्कापन लाता है। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि अगले दिन मैंने बहुत सारा पाव भाजी, पकोड़े, छोले भटूरे, बिरयानी सब खाया और रात को त्रिफला लिया कि दूसरा दिन हल्का हो जाए। तो बॉडी एक प्लम्बिंग सिस्टम नहीं है कि ड्रेनेक्स डाल दिया और फ्लश आउट हो गया। बॉडी एक सजातीय, बहुत एक्टिव, बहुत इंटेलिजेंट एक मैकेनिज्म है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारा कचरा हमने ठूस दिया तो अगले दिन वो त्रिफला या फिर हैवी कोई लैक्सेटिव लेने से वो साफ हो जाएगा। उसे बॉडी डाइजेस्ट करेगा, बॉडी की इंटेलिजेंस उसके ऊपर काम करेगी, काम करने के हिसाब से फिर आपके टिश्यूज़ पे जाएगा। तो आपका बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है आपके डाइजेशन पे। बॉडी का जो खुद का इन्नेट सिस्टम है उसको आपको थोड़ा सा बैलेंस करना है, ताकि आपका डाइट और आपका लाइफस्टाइल बैलेंस रहे, तो आपका बॉडी का जो सिस्टम है वो आपकी बात सुनेगा। तो त्रिकटु है, त्रिकटु आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, अग्नि को इम्प्रूव करता है। तो ये सब जो जिन्हें गैस्ट्राइटिस है या बहुत एसिडिटी है या अल्सर्स है या पित्त की प्रकृति है या बहुत गर्मियों के वक्त में त्रिकटु का सेवन थोड़ा सावधानी से करना है। लेकिन अदरवाइज़ ये मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छी तरह से बूस्ट करता है, शरीर में से डिटॉक्सिफिकेशन बहुत अच्छा करता है, क्योंकि इसमें सूंठ है, ड्राइड जिंजर, मरीच है, ब्लैक पेपर,
एंड पिप्पली विच इज़ लॉन्ग पेपर। तो ये तीनों का मिश्रण इन इक्वल क्वांटिटीज जो त्रिकटु का फॉर्मेशन होता है, तो ये आप एक पिंच लेके सूप के ऊपर, दाल के ऊपर, खिचड़ी के ऊपर, किसी में भी, या फिर मिश्रण आप जब खाना सब्जी बना रहे हो उसमें चिलीज ना डाल के आप त्रिकटु का ऊपर से ड्रेसिंग कर सकते हो। इस तरह से त्रिकटु को आप थोड़ा थोड़ा डाइट में इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि इसमें पेपर है, तो पेपर ये मेमोरी के ऊपर या ब्रेन के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। पेपर ऑफ कोर्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आप सभी को पता है, रेस्पिरेटरी इलनेसेस पे पिप्पली, पेपर से ज़्यादा, सॉरी आई मेंट पिप्पली। तो ये लॉन्ग पेपर जो है, लॉन्ग पेपर इन सारे गुणों में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। च्यवनप्राश, किसी एक रसायन का सेवन करना, जैसे च्यवनप्राश का सेवन ट्रेडिशनली करते हैं, तो विंटर सीजन में च्यवनप्राश का सेवन करना, कि मैक्सिमम इसमें आंवला है, अच्छे क्वालिटी का घी है, अच्छे क्वालिटी का जहाँ पे शहद रहेगा, ऐसे क्वालिटी के च्यवनप्राश का सेवन करना, ब्रह्म रसायन है, कुष्मांडा रसायन है। तो ये सारे हर्ब्स कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करके रखते हैं, क्योंकि नित्य हमारे शरीर में क्षय होता जा रहा है, क्षीयते तत् शरीरम, मतलब शरीर में क्षय होना, शरीर में अंश अंश मात्रा में सेल्स का डिजनरेशन होना, फिर उनका रीजनरेशन भी होना। तो ये कांस्टेंट एक प्रक्रिया हर हर कोशिका, हर सेल्यूलर लेवल पे चलता आ रहा है। तो इससे हम हर्ब्स के माध्यम से, डाइट के माध्यम से, लाइफस्टाइल के माध्यम से, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे थिंकिंग के माध्यम से हम इसे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट दे सकते हैं। सो अभी फूड्स बहुत इम्पोर्टेंट है। एक हर्ब्स का तो एक रोल रहता ही है, बहुत एक हद तक रहता है। जो फूड्स हैं हमारे, जैसे जिसे हम नित्य सेवन करते हैं, जिससे हमारा शरीर बनता है, तो हमारा जो बॉडी है उसका जो नरिशमेंट है, उसका पोषण है, उसकी वृद्धि है, उसका ग्रोथ है, ये सब हमारे फूड से आता है। हर्ब्स सेकेंडरी है, फूड एंड लाइफस्टाइल ये फर्स्ट है। तो सबसे इम्पोर्टेंट फूड्स में आता है आपका बटर मिल्क। इसे कहा गया है अमृत के तुल्य कहा गया है। तो जो छाछ है, जो आफ्टर चर्निंग आउट द बटर, जो बटर मिल्क रहता है, उसका जो सेवन किया जाता है, उससे शरीर में और सारे जो तीन दोष है, वात पित्त कफ, इन तीनों को बैलेंस करता है। ये तीन दोष हैं, जो आप दोष से ही समझ पा रहे हो कि दोष है मतलब शरीर में दूषित करते हैं, शरीर को इम्बैलेंस्ड अवस्था में ये दूषित करते हैं, लेकिन यही हमारे शरीर को चलाते भी हैं। तो बटर मिल्क इन तीनों के जो इम्बैलेंसेस है, पित्त बढ़ गया है तो बटर मिल्क के मधुर गुण की वजह से पित्त कम होता है। अगर वात बढ़ गया है तो बटर मिल्क में जो स्निग्धता रहता है, जो मक्खन का जो ऑयल रहता है, या जो स्निग्धता रहता है, फैट कंटेंट रहता है, उसकी वजह से वायु पे कंट्रोल रहता है। क्योंकि बटर मिल्क ये कषाय गुणात्मक है, थोड़ा सा कशेलापन रहता है, इसलिए वो कफों को नहीं बढ़ाता। इसलिए तीनों गुणों से ये तीनों दोषों को ये अपने गुणों से बैलेंस करता है। मिलेट्स, तो मिलेट्स का अभी काफ़ी चहल पहल भी चल रही है गवर्नमेंट से भी, एंड पीपल भी काफ़ी अवेयर हो रहे हैं कि ये व्हीट एंड राइस प्रिडोमिनेंट जो डाइट है इंडिया में, उसको हमें थोड़ा सा ओवर थिंक करना है। इसे हमें फिर से इसको सोच विमर्श करके हमें ये देखना है कि कहाँ से हम लोग मिलेट्स को अपनी डाइट में धीरे धीरे ला सकते हैं। दे आर नॉट वेरी इजी टू डाइजेस्ट, बट दे आर वेरी फुलफिलिंग, दे आर वेरी न्यूट्रिशियस। तो अल्प मात्रा में अगर आप मिलेट्स को धीरे धीरे अपनी डाइट में लाते हैं, रागी को जैसे बच्चों को देते हैं, नागली का जो सत्व देते हैं, या फिर बाजरा, ज्वार, इतने जितने सारे मिलेट्स हैं, ये अपने हमारे शरीर में ऑन अ मच डीपर स्केल आपके हड्डियों को, आपके मसल्स को, आपके ब्लड को इसे बैलेंस करके रखने में, और ये इजी टू डाइजेस्ट। कुछ मिलेट्स होते हैं जो हैवी होते हैं, लेकिन मोस्ट मिलेट्स आर इजी टू डाइजेस्ट। तो ये शरीर में ग्लाइसेमिक इंडेक्स, शुगर को भी नहीं बढ़ाते, और शरीर में क्योंकि फाइबर इनमें ज़्यादा रहता है, तो ये डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य बहुत अच्छी तरह से करते हैं। इस तरह से स्टीम सैलड्स, तो सैलड खाने का जो फैड है, या फिर डाइटरी एक आइडिया है कि सैलड खाने से शरीर में बहुत ज़्यादा नरिशमेंट आता है, बहुत कलरफुल प्लेट का एक कंसेप्ट है। तो सिर्फ अगर आप सैलड्स खाते हो, अगर रॉ सैलड्स खाते हो, तो प्लीज़ स्टॉप कीजिए। आपको हमेशा सैलड्स लेना है, इट इज़ वेरी हेल्दी, वेरी बेनिफिशियल, बट यू हैव टू स्टीम इट। उसे एक अगर आप स्टीमर पे उसे बिठा के थोड़ा सा 5 मिनट स्टीम करते हो, तो वो सेमी डाइजेस्टिव कंडीशन में आ जा डाइजेस्टेड कंडीशन में आ जाता है। तो शरीर को हमारी आदत है दैट वी आर यूज टू कुक्ड फूड। वी आर हम इतने अराउंड लॉट ऑफ 1000 ईयर्स, 50,000 ईयर्स से हम लोग जो फायर के साथ ग्रो कर रहा है, इंसान जो ग्रो कर रहा है, तो उसका उसके एक हमारी जेनेटिक में कंडीशंस में एक आ गया है कि हम रॉ फूड लाइक अदर एनिमल्स डाइजेस्ट नहीं कर सकते।
तो रॉ फूड का सडनली जब इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या कॉन्स्टिपेशन या बर्पिंग या कोलाइटिस, ये सारे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। तो इनको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमेशा सैलड्स अगर आपको लेना है, अगर आपका सैलड का ही डाइट है, आप थोड़ा सा कुकम्बर स्लाइस करके ले रहे हो, अनियन स्लाइस करके ले रहे हो, बीट ग्रेट करके ले रहे हो, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप बीट, गाजर, रेडिश ये सारा एक साथ ले रहे हो, लेट्यूस ये सारा ले रहे हो, तो प्लीज़ उसे स्टीम करके लीजिए या प्रेशर कुकर में एक बार उसका एक विसल आकर फिर उसे कंज्यूम कीजिए। ऊपर से आप ड्रेसिंग दीजिए, आपको जिस तरह का भी ड्रेसिंग देना है, घी का छौंक दीजिए, एवरीथिंग इज़ गुड, बट थोड़ा सा स्टीम कर लीजिए ताकि वो शरीर आपका उसे, आपका अग्नि उसे डाइजेस्ट कर पाए। अग्नि जब उसे डाइजेस्ट कर पाएगा तभी उसका ऑप्टिमम कन्वर्जन होगा न्यूट्रिएंट्स में, जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स में ऑप्टिमम कन्वर्जन तभी होगा। सीजनल फ्रूट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरीबडी नोज सीजनल फ्रूट्स का जो इनटेक है ये रेगुलरली करते रहना चाहिए। 1 से 2 फ्रूट, ऐसा नहीं कि यू हैव टू टेक अ लॉट ऑफ फ्रूट्स, बट हमेशा ये याद रखिए कि फ्रूट्स ये कफ और पित्त बढ़ाते हैं, तो बच्चों में भी बहुत अधिक मात्रा में फ्रूट्स ना दीजिए। 5 साल के छोटे बच्चों को जो हजम हो जाए या फिर जिसे स्टीम करके दे सकते हैं वो दीजिए। कच्चे फल बहुत ज़्यादा नहीं दीजिए। 5 से 7 के बाद बच्चों में थोड़ा सा धीरे धीरे कच्चे फलों का आप इंट्रोडक्शन कर सकते हैं, थोड़ा सा सॉल्ट पेपर के गार्निशिंग के साथ। हमेशा छिलका निकाल के देना, यू हैव टू पील इट एंड देन हैव द फ्रूट। और सीज़न में जो आते हैं उनको देना है बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में, बहुत सारा वैरायटी ऑफ फ्रूट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड ये कंज्यूम नहीं करना है। आपके जो लोकेलिटी में जितना आपको मिलता है, आपके एनवायरनमेंट में, आपके जो कंट्री या अराउंड 100 किलोमीटर्स के एरिया में जो मिलता है वो आपके लिए ज़्यादा हितकर है या फिर या हेल्दी है। तो इस तरह से हम लोग ये लास्ट स्लाइड पे आते हैं कि हैप्पीनेस, अ गुड बैंक अकाउंट, अ गुड कुक एंड गुड डाइजेशन, ये 3 है डेफिनेशन हैप्पीनेस का। तो इन सब स्लाइड्स में हमने वही कोशिश की है अब तक लाने की कि आप हेल्दी रहे, आप स्वस्थ रहे, आप आपके इम्यूनिटी को बैलेंस करके रहे, और फॉलो करते रहिए वेबसाइट को आयोली हीलिंग्स पे। मैं डॉक्टर सुचिता, एंड फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप आपके लाइक्स भी दे सकते हो, यूट्यूब पे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, स्टे इन टच, सी यू टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।